बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्निंग करियर चैनल गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ को हम बेसिकली स्टडी कर रहे थे, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ को। ठीक है, तो उसमें हमने दो तीन पढ़ ली थी, जिसमें हमारे पास परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस है और डी ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स है। आज हमने पढ़ना है ट्राइकस्पिड आर्ट्रेजिया। बेसिकली हमने इसको समझना है कि ये क्या चीज़ होती है। ट्राइकस्पिड आपको पता है कि ये हमारे पास एक हार्ट का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ये राइट स्ट्रक्चर है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये लेफ़्ट है। राइट साइड पे हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल होता है उसे हम ट्राइकस्पिड कहते हैं। ठीक है, तो अट्रेजिया का क्या मतलब है? अट्रेजिया का मतलब है कि जब ये पूरी तरह ओपन नहीं होगा, तंग होगा, यानी कि ठीक है, तो मतलब पूरी तरह ये ओपन नहीं होगा, तंग होगा और इसमें से हमारे पास ब्लड क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आएंगी। इसको हम अट्रेजिया बोलते हैं। ठीक है, तो इट्स मीन हम क्या इसको देखेंगे कि अब्सेंस ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल, अब्सेंस ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। उसके बाद अगर हम देखें, इसके कुछ फीचर होते हैं कि ये किन पेशेंट में होता है। ठीक है, तो इसकी वायलेबिलिटी के लिए हमें जो डिजीज़ चाहिए होंगी वो हमारे पास होंगी ASD एंड VSD बोथ। ठीक है, ASD प्लस VSD। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि अगर हम एक पेशेंट हमारे पास ट्राइकस्पिड आर्ट्रेजिया के साथ आया है, अगर हम उसकी इकोकार्डियोग्राफी करते हैं तो उस पर हमें क्या नज़र आएगा? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल है ना, वो हाइपोप्लास्टिक होगी। ठीक है, हाइपोप्लास्टिक राइट वेंट्रिकल, हाइपोप्लास्टिक राइट वेंट्रिकल ऑन इको। ये आपने याद रखी, इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, ये एक दिल का अल्ट्रासाउंड होता है एक किस्म का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है, राइट वेंट्रिकल जब हाइपोप्लास्टिक होगी तो इसकी मूवमेंट नहीं हो पाएगी, सो ब्लड नॉट कम। ठीक है, तो ब्लड जब नहीं आएगा तो हमारे पास क्या होगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पेशेंट को ट्राइकस्पिड आर्ट्रेजिया है। ठीक है, अगर यहाँ से ब्लड यहाँ फ्लो करके नहीं आएगा तो हाइपोप्लास्टिक हो जाएगी राइट वेंट्रिकल। तो जब ब्लड नहीं आएगा तो पेशेंट को क्या है? आर्ट्रेजिया, क्योंकि उसको ब्लड आ ही नहीं रहा। हमारी जो वेनस ड्रेनेज है उसके थ्रू राइट एट्रियम में ब्लड आता है, वो लेफ्ट एट्रियम में नहीं आ रहा। सो इस वजह से जो हमें मसला आएगा वो हाइपोप्लास्टिक हो जाएगी राइट वेंट्रिकल। तो इसको ट्राइकस्पिड आर्ट्रेजिया कहते हैं। बेसिकली आपको इसकी डेफिनेशन हो जाए, इसका ये पता होना चाहिए कि मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम बनेगी। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये चीज़ होती है ट्राइकस्पिड आर्ट्रेजिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड हमारे पास डिजीज़ आती है TOF। TOF को हमने देखना है। बेसिकली TOF है जो, वो हमारे पास टेट्रालॉजी ऑफ फॉल्ट उसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये ट्राइकस्पिड एट्रेजिया हो गया, इसके बाद हम TOF को देखेंगे। ठीक है, कि TOF क्या चीज़ है। TOF की हमने देखनी है कि मसला कहाँ पे आता है और उसके बाद उसकी पैथोलॉजी देखनी है। TOF की अगर हम बात करें टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट की, तो बेसिकली ये क्यों होती है, किसकी रीज़न क्या होती है? तो हमारे पास जब एंटीरियो सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनफंडिबुलम सेप्टम होती है, ठीक है, तो उसको हम TOF कहते हैं। ठीक है, और उसमें बच्चे को अर्ली साइनोसिस होती है। ये जितनी भी हम डिजीज़ पढ़ रहे हैं इन पेशेंट में अर्ली साइनोसिस होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है? पेशेंट को anterior superior displacement of infundibulum septum, displacement of infundibulum septum। ठीक है, ये चीज़ जो है ना हमारे पास TOF होगी। अगर हम बात करें तो इसकी इसकी काज होगी, पेशेंट को क्या होगा? डेवलप होगा साइनोसिस। ठीक है, बच्चे को साइनोसिस डेवलप होगा, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है ना। ठीक है, तो उसके बाद हमें पता होना चाहिए इसका कुछ पॉइंट्स का जो हमें क्लियर होने चाहिए कि भाई TOF जो है ना मोस्टली किन पेशेंट में होती है। ये उन पेशेंट में होती है जिस पेशेंट को डाई जॉर्ज सिंड्रोम होता है। डाई जॉर्ज सिंड्रोम। अब डाई जॉर्ज सिंड्रोम कैसे किसे कहते हैं? जब हमारे पास क्रोमोसोम 22 डिसऑर्डर होता है उसको हम डाई जॉर्ज सिंड्रोम कहते हैं। उसमें क्या होता है कि डाई जॉर्ज सिंड्रोम में बेसिकली हमारे पास थायराइड एंड पैराथायराइड एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके जो साइनोसिस डेवलप होती है उसमें हमारे पास हमें इसके 5 पॉइंट मेन जो है ना TOF के वो याद रखने हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 पॉइंट आपने याद रखने हैं। वो 5 पॉइंट कौन से होंगे वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर किसी पेशेंट को TOF है, नंबर 1 पॉइंट क्या होगा, उसको पल्मोनरी इनफंडिबुलर स्टीनोसिस होगी। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक पेशेंट को इम्पोर्टेंट होगी डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोग्नोसिस की, ठीक है। अब पल्मोनरी इनफंडिबुलम स्टीनोसिस होगी, ठीक है, उसको जो पल्मोनरी इनफंडिबुलम है उसमें स्टीनोसिस हो जाएगी, ठीक है। उसको मतलब डिस्प्लेसमेंट जब होगी हमारे पास एंटीरियो सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनफंडिबुलम सेप्टम होगा, तो जारी बात उसकी वजह से हम पेशेंट को पल्मोनरी इनफंडिबुलम स्टीनोसिस होगी। पल्मोनरी इनफंडिबुलम स्टीनोसिस, स्टीनोसिस होगी। फर्स्ट पॉइंट ये आपने याद रखना है कि TOF के पेशेंट को फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, पल्मोनरी इनफंडिबुलम स्टीनोसिस। अब सेकंड पॉइंट क्या, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी पेशेंट को, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। ये आपने याद रखना, जिस पेशेंट को TOF है उसमें राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट जो है आपका, वो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इस पेशेंट का, थर्ड पॉइंट है, इस पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करें तो एक्सरे पे हमें क्या मिलता है, बूट शेप हार्ट मिलता है। क्या मिलता है, बूट शेप हार्ट मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट जो है ना, ये MCQs पूछे जाते हैं कि भाई एक पेशेंट आया इस तरह, उसकी प्रेजेंटेशन है, उसका बूट शेप हार्ट है, तो बताओ कौन सी कंजेनिटल अनोमलीज होगी या कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होगी, तो आपको पता होना चाहिए TOF होगी, ठीक है। नंबर 4 पे पेशेंट की अयोटा ओवर राइड होगी, ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा, ठीक है, ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा। ये जो 5 पॉइंट है ना, इनमें से कोई भी MCQs पूछा जा सकता है, ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा, ठीक है। नंबर 5 मैंने आपको बताया कि ये जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हैं ये एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, तो इस पेशेंट को VSD भी होगा, ठीक है। 5 पॉइंट पे VSD आपने याद रखना है, इस पेशेंट को VSD। पहला क्या हमने पढ़ा, पल्मोनरी इनफंडिबुलम स्टीनोसिस। सेकंड पे राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा, बूट शेप हार्ट ऑन एक्सरे एंड VSD। तो ये पॉइंट आपको ज़रा से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब इस पेशेंट को हम रिवेल कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आ गया हमारे पास, TOF को प्रेजेंट करने लग गया कि भाई पेशेंट को TOF डायग्नोज हो गई है, ठीक है। तो ये जब बच्चा स्क्वेटिंग पोजीशन में होगा ना, तो तब ये रिजॉल्व हो जाएगा। बच्चा स्क्वेटिंग पोजीशन में, अब स्क्वेटिंग पोजीशन आप लोग बच्चे नहीं, आप लोगों को पता है सबको, ठीक है। तो साइनोसिस रिलीव हो जाएगी, पेशेंट के साइन सिम्टम रिलीव हो जाएंगे। जो पेशेंट को राइट टू लेफ़्ट शंट की वजह से साइनोसिस हो रही थी, राइट टू लेफ़्ट शंट की वजह से साइनोसिस हो रही थी, वो रिवेल कर जाएगी, ठीक है। इसमें राइट टू लेफ़्ट शंट होता है बेसिकली, ये सारी डिजीज़ उसके ज़मरे में आती हैं, TOF। अब क्या है जी, इसमें जब चाइल्ड होगा स्क्वेटिंग पोजीशन में, तो ये चाइल्ड किस पोजीशन में होगा, स्क्वेटिंग पोजीशन में, स्क्वेटिंग पोजीशन में, ठीक है। तो जब चाइल्ड स्क्वेटिंग पोजीशन में होगा ना, तो ये रिवेल कर जाएगी। तो अब हमने इसको देखना है कि भाई कैसे, बिकॉज क्या चीज़ है जो स्क्वेटिंग पोजीशन में चाइल्ड को रिवेल करवा देती है कि उसकी साइनोसिस ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ आपको मेन कंसेप्ट है इसका पता होना चाहिए। इसमें क्या है कि हमारे पास जो कंट्रैक्शन होती है वो थाई मसल की कंट्रैक्शन ऑफ थाई मसल, थाई मसल, ठीक है। कंट्रैक्शन ऑफ थाई मसल क्या करती है, लीड करती है जब हमारे पास थाई मसल स्क्वेटिंग पोजीशन में होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ थाई मसल क्या करेगी, जाके हमारे पास कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज करा देगी। क्या करवाएगी, कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज। जब हमारे पास एक बच्चा है, वो हमारे पास TOF के साथ प्रेजेंट हुआ है, उसको हमने स्क्वेटिंग पोजीशन पे कर दिया। स्क्वेटिंग पोजीशन पे क्या होता है, हमारे पास थाई मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब थाई मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज करवा देंगे। जब कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज करवा जाएगी तो हमारे पास सिस्टेमिक पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो, सिस्टेमिक पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो जब इंक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेस आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, स्ट्रेस आ जाएगा किस पे, लेफ्ट वेंट्रिकल पे। जब स्ट्रेस लेफ्ट वेंट्रिकल पे आएगा तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ सकेगा,
ठीक है। जब ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में नहीं आ सकेगा तो क्या होगा, हमारे पास पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी और डिक्रीज ब्लड गोज़ टू लंग्स हो जाएगा। ठीक है। और जब पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी तो ब्लड लंग में चला जाएगा इजीली। ये इसकी आसान सी पैथोलॉजी है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को।